हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आप लोगों के आ सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। तो वो पढ़ा था शैक्षिक मापन। शैक्षिक मापन क्या होता है? तो मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। क्या है मापन? तो अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। और मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगर अंतर में आ जाता है कि दोनों में अंतर करें तब भी आप लोग बहुत अच्छे से अंतर कर सकते हैं कि शैक्षिक जो यानी शैक्षिक मापन जो है वो अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है और मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली सतत प्रक्रिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कुलिन व हन्ना के अनुसार। देखिए, आप लोग एक डिफिनेशन जरूर लिखिएगा। इस तरीके के जैसे क्वेश्चन आते हैं और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में, तो आप किसी के द्वारा यानी कि किसी के अनुसार एक परिभाषा लिखकर और उसको एक्सप्लेन करेंगे और हेडिंग डाल के, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे नंबर प्रोवाइड होंगे। तो देख लेते हैं क्विलिन व हन्ना के अनुसार, तो छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार तो मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह एक सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। सेकेंड पॉइंट है, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हैं और शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 अंग पढ़े थे, जिसको हम लोगों ने ट्रिक वाइज पढ़ा था। ट्रिक क्या है? तो शिवा, तो शा में छुट्टी की मात्रा मतलब शिक्षण उद्देश्य, वाह तो व्यवहारिक परिवर्तन, और आ की मात्रा यानी अधिगम क्रियाएं। आप लोग इस तरीके से अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, हम लोगों ने और भी चीजें पढ़ी थी और लास्ट में क्या पढ़ा था? ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के 6 उद्देश्यों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया। यानी कि ब्लूम ने कितने पक्ष के उद्देश्य थे? तो उनके ज्ञानात्मक जो पक्ष हैं वो 6 हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले ज्ञान है, फिर बोध है, फिर प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन। इसको किस तरह से इन्होंने दिखाया? तो KCAAS और E से। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो फास्ट रिवीजन है। देखिए, फास्ट रिवीजन में अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वीडियो को आप थोड़ा बैक करके आप लोग देख सकते हैं। चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। और अगर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि देखिए एग्जाम तो कल ही है और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के क्लास कंटिन्यू रखेंगे। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आप क्लास को कंटिन्यू कर पाएं। तो फर्स्ट रिवीजन में है रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन अल्पकालिक निर्णयों को लेने में सहायक होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णयों को लेने में सहायक होता है। मतलब ये है कि देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? तो अल्पकालीन, जैसे कि रोज के जो निर्णय होते हैं उनमें सहायक होता है, और योगात्मक में क्या होता है? तो दीर्घ यानी लंबे समय के लिए, लंबे समय में निर्णय लेने में सहायक होता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, रचनात्मक मूल्यांकन में अध्यापक कक्षा में शिक्षण करते समय शिक्षण प्रश्नों को पूछकर छात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करता है तथा तदुपरांत अपनी शिक्षण शैली में तुरंत परिवर्तन कर लेता है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका रचनात्मक हो गया। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं रचनात्मक मूल्यांकन एवं आकलित मूल्यांकन की तुलना। तो अब तुलना करते हैं। देखिए, तुलना में शिक्षण कार्य के दौरान समय समय पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जब कोई अध्यापक अथवा
मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शिक्षा सत्र के अंत में छात्रों की समय उपलब्धि का मूल्यांकन षष्ठ मासिक तथा वार्षिक परीक्षाओं द्वारा करता है तो आकलित मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आकलित मूल्यांकन कहते हैं। और रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन देखिए होता है कि उसी जैसे शिक्षण कार्य चल रहा है और उसी में प्रक्रिया होती है, उसी में निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आकलित मूल्यांकन द्वारा प्राप्त उपलब्धि परिणामों के आधार पर छात्रों में भेद किया जाता है, अर्थात उनकी योग्यता तथा गुणवत्ता के आधार पर समूह में उनकी सापेक्षिक स्थिति निश्चित की जाती है। और रचनात्मक में क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम के विभिन्न अंगों के गुण, दोष और कमियों का पता लगाया जाता है तथा उन कमियों को दूर करके शिक्षण कार्यक्रम अथवा पाठ योजना को और बेहतर एवं प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है। देखिए क्या होता है रचनात्मक मूल्यांकन में? तो रचनात्मक मूल्यांकन में जैसे शिक्षण कार्य चल रहा है और उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी समस्या है, उसको तुरंत दूर किया जाता है, तो ये रचनात्मक मूल्यांकन है। और आकलित मूल्यांकन क्या होता है? जैसे छमाही के यानी षष्ठ मासिक वार्षिक जो परीक्षाएं होती हैं उसमें क्या होता है? उसमें ये भी होता है कि बच्चों के जो एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड नहीं, यानी कि रिजल्ट पर क्या लिखा होता है कि आप लोग अच्छा वर्क कर सकते थे और भी अच्छा वर्क कर सकते हैं, आप प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं, इस तरीके के। उसके बाद देखिए योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। क्या करना है? तो इसमें जांच करना है। किसमें? तो योगात्मक मूल्यांकन में। सतत मूल्यांकन की विधियां। तो सतत मूल्यांकन की विधियां देख लेते हैं। सत्र परीक्षा, इकाई परीक्षण, मासिक परीक्षाएं और सेमेस्टर पद्धति आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं परीक्षणों की रचना के 5 चरण। तो इसमें देख लेते हैं परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, परीक्षण का मूल्यांकन करना और परीक्षण के अंतिम रूप की रचना करना। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए हम याद रखेंगे यतीम राज से। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए ये ट्रिक है, इसमें हम किसी के नाम का ये कुछ वो नहीं कर रहे हैं, ये ट्रिक है, इसलिए आप ट्रिक से इस तरीके से याद रख सकते हैं यतीम राज। तो या से क्या हो जाता है? या से हो जाता है योजना बनाना, और ता से क्या हो जाता है? तैयारी करना। और देखिए माँ से क्या हो जाता है? तो माँ से मूल्यांकन हो जाता है। और रा से क्या हो जाता है? तो रूप की जांच करना होता है। और जा से क्या होता है? तो देखिए जांच करना होता है। तो आप इस तरीके से यतीम राज ट्रिक से आप लोग इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो हेडिंग डालनी होती है, पॉइंट लिखने होते हैं, तो उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि इसमें कौन से यानी चरण थे, लेकिन कौन से चरण थे। तो आप जब ट्रिक यूज करेंगे तो सबसे पहले आप रफ कर लें कि ऐसे लिख लें, जैसे कि मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया और आपको ये चरण लिखने हैं, तो सबसे पहले आप रफ पे छोटा छोटा यतीम राज लिख लें। अब इस तरीके से इसको अलग कर लें कि या से क्या था और ता से क्या था, माँ से क्या था, रा से क्या था और जा से क्या था। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद देखते हैं अभिलेखीकरण। तो अभिलेखीकरण क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अभिलेखीकरण के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। क्या होता है? तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। बस आप लोग इतना याद रखिएगा और आप लोग ये क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। देखिए सतत एवं वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। अब पुनर्बलन हम लोग देख लेते हैं सतत और वार्षिक मूल्यांकन में। तो सतत मूल्यांकन से तात्पर्य उस मूल्यांकन प्रक्रिया से है जो कि नियमित रूप से छात्रों का किया जाता है। इसके अंतर्गत पुनर्बलन के माध्यम से अपेक्षित सुधार किया जाता है। वार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत भी छात्रों को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। परिणाम प्रपत्र पर लिखा जाता है कि आपको अधिक प्रयत्न करना चाहिए, आप में अच्छा करने की योग्यता है, आप प्रथम स्थान पर पहुंच सकते हैं।
उसके बाद देख लेते हैं व्यापक मूल्यांकन के 3 पक्ष। तो व्यापक मूल्यांकन के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? तो संज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है और कौशलात्मक पक्ष है। आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। उसके बाद मूल्यांकन की विशेषताएं। तो मूल्यांकन एक व्यापक पद है। कैसा है? तो मूल्यांकन एक व्यापक मतलब फैला हुआ, ठीक है ना। यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार। तो पहचान पद, तो इसमें कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। एकांतर या विकल्प उत्तर, सेकंड नंबर पर है बहुविकल्पीय पद, थर्ड नंबर पर है मिलान पद, फोर्थ नंबर पर है वर्गीकरण पद। और प्रत्यास्मरण पद में कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसमें देख लेते हैं सरल प्रत्यास्मरण पद, और सेकंड है रिक्त स्थानों की पूर्ति। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सेमेस्टर पद्धति। तो सेमेस्टर पद्धति को पढ़ लेते हैं। सतत मूल्यांकन की अवधारणा को स्थान में रखते हुए वर्तमान में उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि में 6-6 माह की सेमेस्टर पद्धति को लागू किया गया है, जैसे कि डीएलएड में। उसी तरीके से तो आप लोग इसको तो अपने ही लफ्जों में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर का पूरा करने के बाद परीक्षा आयोजित की जाती है। देखिए, इसमें परीक्षा आयोजित की जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसके रिजल्ट का वेट नहीं किया जाता है। जैसे ही एग्जाम हो जाते हैं और तुरंत से नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करने लग जाता है इंसान, है ना। यही तो होता है इसमें। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो इस सीरीज का लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में देख लेते हैं मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। तो देख लेते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। तो मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम से आशय है अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करना। और इसमें देखिए ग्रेड 1, 2, 3 ... 9 आदि या अक्षर ABC ... G आदि हो सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक पार्ट आप लोगों के लिए और आएगा, जो आप लोगों का फास्ट रिवीजन होगा। आप लोग उसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और एग्जाम में जाने से पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।